ये थे, यहाँ तक कवर हो चुका था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। तो 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो है वो उधम सिंह का नाम था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, मुत्तादर कहा जाता था। तो मुत्तादर किसे कहा जाता था? तो मुत्तादर जो होते थे वो ग्राम प्रधान को कहा जाता था। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम प्रधान को कहा जाता था। 78 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? तो काकोरी कांड में जिस ट्रेन को लूटा गया था उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 में है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था 1924 ईस्वी में। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, उसमें हम देखेंगे 81 में उस क्रांतिकारी युग्म की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में कौन शामिल था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। 82 में है, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इन्हें जो लाहौर षड्यंत्र केस है उसके तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दी गई थी। किसे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। 83 में क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। तो इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आयोग और समिति दे रखा है और सूची 2 में कार्य दे रखा है। तो हम सुमेलित करेंगे इसको। सबसे पहले हमारा आएगा कि मुद्दीमन जो समिति है, मुद्दीमन समिति, वो द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी हेतु था। तो मुद्दीमन समिति का संबंध किससे है? द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी से संबंधित है ये। आगे उसके बाद हम देखेंगे कि भारत विधि आयोग, तो भारत विधि आयोग का संबंध क्या है? वो संवैधानिक सुधारों की प्रगति हेतु था। तो वो बी का 1 हो जाएगा। लिनलिथगो आयोग जो था उसका संबंध किससे है? लिनलिथगो आयोग का संबंध जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का जांच करने से संबंधित था। तो इसका सी का 4 हो जाएगा। ली आयोग का संबंध जो है वो सिविल सेवाओं की भर्ती की पद्धतियों की जांच पड़ताल करना था। तो सिविल सेवाओं की भर्ती की पद्धतियों का जांच पड़ताल करना मतलब डी का 3। तो इस प्रकार हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो हम देखेंगे कि कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी 2, 1, 4, 3। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। 85 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित संख्या शब्द के आधार पर कीजिए। तो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो जो लिबरल पार्टी है उसकी 1 थी, यहाँ 1 हो जाएगा। लेबर पार्टी की 2 और लिबरल पार्टी की 4 थी। तो 1, 2, 4 तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 4। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 86 में है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। तो 3 फरवरी 1928 अर्थात विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हम देखेंगे। 87 में है कि सन 1928 में लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी थी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। लॉर्ड वर्कनहेड जो थे, वर्कनहेड वो कौन थे? तो वर्कनहेड जो थे वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव थे उस समय। तो ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव थे अर्थात विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन किया गया? तो सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था कोलकाता में अर्थात 88 का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 89, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा अर्थात जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
कब और कहाँ पारित किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हम देखेंगे। 91 में दे रखा है कि कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन में दे रखा है असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। कारण हो जाएगा ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था, ये भी सही हो जाएगा। और इसी कारण से मतलब वो समर्थन नहीं मिल पाया था तो जो असहयोग आंदोलन को मिला था। अतः कथन जो हमारा विकल्प ए जो होगा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ की थी। तो ये कहाँ पे की थी? ये हमें यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो खाली स्थान पे हमारा तंजौर होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्र तट पर चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली के से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ की थी। तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। किनके नेतृत्व में यह कानून तोड़ा गया था? तो अंबिका कांत सिंह जो हैं उनके नेतृत्व में यह कानून तोड़ा गया था। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में तोड़ा गया था यह। आगे हम देखेंगे कि 94 क्वेश्चन है हमारा। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धरसड़ा महाराष्ट्र में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल थे? तो धरसड़ा महाराष्ट्र में जो सत्याग्रह हुआ था नमक वाला उसमें शामिल थे के मुंशी जी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये शामिल नहीं थे जबकि सरोजनी नायडू और मणिलाल और इमाम साहब थे। सॉरी माफ़ी चाहते हैं, के मुंशी जी शामिल नहीं थे। यहाँ पूछा है शामिल नहीं थे तो के मुंशी जी शामिल नहीं थे। सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब शामिल थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था। लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था? तो इसमें जो लड़कियों ने सेना का गठन किया था उसका नाम था मंजरी सेना। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह कथन किसने कहा था? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर जो किए गए अभियान के समान थी। यह कथन कहा था। इनमें से यह कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। तो चूंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नहीं है तो हमारा विकल्प डी जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का देखेंगे हम। 97 में देखेंगे हम। 97 में वर्तमान भारतीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था? तो जो वर्तमान भारतीय ध्वज की जो रूपरेखा है उसको अपनाया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। तो 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था अर्थात विकल्प सी, इसमें राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान रूपरेखा अपनाई गई थी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 98। 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पुनः समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में 18 सीटें आरक्षित की गई थी। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 99। 16 अगस्त 1932 को फूट डालो राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 100 में है कि कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी की किस जहाज़ से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो गांधी जी जो राजपूताना नामक जहाज़ था उसी से लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयनूर तक की यात्रा नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की थी? तो मालाबार में कालीकट से पोयनूर तक की यात्रा नमक सत्याग्रह के अंतर्गत जिन्होंने किया था वो हैं के लप्पन, अर्थात विकल्प ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में पहला बिंदु है रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ। दूसरा है संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ। तीसरा है जन आंदोलन द्वारा जारी रखने का प्रयास क्रांतिकारी आंदोलन की ओर
रुझान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद जो राजनीति के संबंध में जो कथन दे रखे हैं उनमें से सारे सही हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4 ये सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 103। जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा? आदर्शों का समर्पण किस आंदोलन की वापसी हेतु जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी हो गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आदर्शों का समर्पण है ये। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो 103 का विकल्प सी सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे 104। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें ये बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीयों प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत है। बाकी अन्य जो सभी विकल्प हैं वो हमारे सही हैं, आप अन्य को भी देख लीजिएगा। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 104 का। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 105 है। 105 में दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधारों द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। तो ये जो है हमारा विकल्प सही है, ये 1। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया। तो यहाँ पे ये साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित नहीं था, जबकि साइमन कमीशन ने इसे दोषपूर्ण बताया था। जो केंद्र में द्वैध शासन तो थोपा गया था उसे दोषपूर्ण बताया था साइमन कमीशन ने। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा कौन सा सही हो रहा है। केवल 2 और 3 चूँकि असत्य कथन पूछा है तो 2 और 3 हमारा असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तो हमारा विकल्प बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। तो इसमें जो 7 प्रांत नहीं थे, 6 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार गठन किया था। और महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया। तो ऐसा नहीं था, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं का समर्थन नहीं किया था। तो इस प्रकार पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 में क्या दे रखा है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न कथनों में से क्या असत्य है? असत्य बताना है हमें। तो प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, सही है। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए, ये भी सही है। मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस कर दिया गया, तो ऐसा नहीं किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये मद्रास में ना करके बम्बई में किया गया था। बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि को किसानों को वापस कर दिया गया था। तो ये हमारा जो है वो असत्य हो जाएगा। राजनीतिक बंदियों के साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा किया गया, तो ये भी सही था। तो हमारा 1 A, B एंड D सही है और C गलत है। तो हमारा असत्य कथन हो जाएगा विकल्प C। क्वेश्चन 108 है हमारा। 108 में देखेंगे कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया? तो मंत्रिमंडल का गठन जो है वो किया गया था बॉम्बे में, उसके बाद किया गया था मद्रास में, मद्रास के बाद किया गया था मध्य प्रांत एंड उड़ीसा में। पंजाब असम में नहीं किया गया था। तो हमारा जो है इसमें पंजाब में नहीं किया गया एंड असम में नहीं किया गया। तो पहला, दूसरा, चौथा एंड पाँचवां, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवां अर्थात विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 109। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधी सुधारों में निम्न में से कौन सा सुधार किया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो कृषि संबंधी सुधार किए गए थे उसमें कांग्रेस ने ऋणग्रस्तता से राहत, ये सुधार किया। दूसरा उसने किया था भू राजस्व दरों में कमी और वनों में पशुओं को चराने की अनुमति दी गई थी, जबकि जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था। तो इस प्रकार जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किस में है? सी में है। तो सही उत्तर हमारा है सी। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 110। कथन और कारण, कथन ए कारण आर पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन में क्या दे रखा है? कथन है कि प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानूनी एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो ये हमारा सही हो जाएगा।
आगे हम देखेंगे कि कारण क्या है। जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे, ये भी सही है, बट जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। 111 में हम देखेंगे कि कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा कि कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों में समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो समाज कल्याण संबंधी सुधार जो हैं उस पर हमें विचार करना है। आगे हम देखेंगे पहला क्या है। समाज कल्याण हेतु कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध पर लागू कर दिया था, ये गलत है। अभी भी सभी प्रदेशों में शराब निषेध नहीं लागू है, तो तब क्या होगा। दूसरा है कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किया गया, ये सही है। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी सही है। हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई, ये भी सही हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि विकल्प बी जो है 2, 3 और 4 हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 112। 112 में हम देखेंगे कि कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति जो है का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। 113 में दे रखा है कि कथन कारण पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या है। बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा, ये 1938 में अस्तित्व में आया था। दूसरा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादी के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया था। तो इस प्रकार हमारा कारण भी सही है, बट कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो विकल्प बी हमारा 113 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में दे रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा कथन है कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों तक चला था। तो इसमें असत्य कथन का पूछना है, तो इसमें हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात जो है सितंबर नहीं बल्कि अक्टूबर में सितंबर ना होकर के अक्टूबर था, ये अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों ना चल करके ये 28 माह तक चला था, 28 माह, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन कौन सा है? 1 और 2 दोनों हमारे असत्य हैं, तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि कथन ए कारण आर के पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन है पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस ने इस बात पर नाराज़ हो गई कि कांग्रेस उनके साथ सख्ती साझा नहीं कर रही है, इसी कारण से पीरपुर समिति में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो कारण जो है कथन को स्पष्ट कर रहा है, तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे हम। 116 में दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला सूची हम देखेंगे इसमें कि पहले में दे रखा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन जो है वो कब हुआ था? वो सितंबर 1932 में हुआ था, तो ए का 2 हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना ये कब हुआ था? तो ये अगस्त 1934 में हुआ था, तो हमारा उत्तर ये बी का 3 हो जाएगा। हरिजन यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो हरिजन यात्रा का प्रारंभ हुआ था नवंबर 1933 में, तो सी का 4 हो जाएगा। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1 जनवरी 1933 को हुआ था। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो 2, 3, 4, 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2, 3, 4, 1 किस में है? तो 2, 3, 4, 1 हमारा डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार 116 का विकल्प डी सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 117 में क्या देखा, पुनः समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दे रखा है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णयन में उन्हें 71 सीटें प्रदान की गई थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें असत्य कथन पूछा है, तो हमें असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे। तो जो 147 सीटें यहाँ पे दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई थी, तो ये 147 सीटें जो हैं वो प्रांतीय विधानमंडलों में किया गया था।
तो और जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, प्रांतीय विधानमंडल में दिया गया था। उसके बाद दूसरा है, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, ये सही है। आर्थिक क्षमता ना होकर के यहाँ पे शैक्षिक था, तो शैक्षिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा इस प्रकार हमारा। तो हमारा केवल सत्य क्या है, 2 है, और हमें असत्य पूछा है, तो 1 और 3 असत्य है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 3 असत्य हैं, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय कौन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय थे लॉर्ड इरविन। 1-2 सविनय अवज्ञा आंदोलन के पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड विलिंगटन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गृह सचिव की नियुक्ति की गई थी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गृह सचिव की नियुक्ति की गई थी, तो वो कौन थे, वो शैमुअल होमर थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 4 और तीसरे का हो जाएगा 1 एंड चौथे का हो जाएगा 3। तो 2 3 4 1 सॉरी 2 3 1 4। तो हम देखेंगे कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, 2 4 1 3 2 4 1 3 हो जाएगा विकल्प डी। 2 4 1 3 इसमें दे रखा है, विकल्प डी में दे रखा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि संघर्ष विजय की रणनीति जो है का प्रतिपादन किसने किया था, तो संघर्ष विजय रणनीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 120 नंबर, नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे, तो ये हमें पूछा गया है असत्य कथन, तो उस चीज़ को हम देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे, तो जी हाँ सही है ये। वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें असत्य कथन पूछा है, तो 1 और 2 दोनों असत्य नहीं है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर हम 121 देखेंगे, निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो निपा वायरस के संबंध में जो असत्य कथन है वो है कि सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में नहीं कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प सी जो है वही असत्य कथन है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 122 को हम देखेंगे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हो जाएगा हमारा नंबर 122 को हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे कि पहला क्या है, ये योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी, तो ये एकदम सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, जी नहीं ये गलत हो जाएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पहले इस लक्ष्य को 2022 तक रखा गया था, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया, तो इस अवधि को 2026 तक और बढ़ा दिया गया है, तो इसका ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा 1 2 और 3 ऐसे हैं जो सत्य हैं, केवल 1 असत्य है, तो हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें असत्य पूछा है, गलत कथन पूछा है, कितने गलत हैं, तो 1 गलत है, बाकी सब सही हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 में हम निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई। तो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला हैं प्रीति रजक, उत्तर डी सही है इसका। प्रीति रजक जो हैं वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124 में। तो क्वेश्चन नंबर 124 है, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 को हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहला कथन क्या है। तो इनसैट 3DS जो है इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट वैज्ञानिक उपग्रह है, तो ये सही हो जाएगा हमारा पहला। इसे PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया है, जी नहीं।
इसे F14 द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है। इसे GSLV F14, ये PSLV नहीं है जबकि बल्कि GSLV है, ठीक है, GSLV F14, तो ये गलत हो जाएगा। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा केवल एक कथन सत्य है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 के बारे में। 126 है सुरैया उपग्रह का संबंध किससे है, तो सुरैया उपग्रह का संबंध किस देश से है, तो ये संबंधित है ईरान से है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे हम कि हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविश्योर किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 हम देखेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी के कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था कैप्टन संध्या महिला ने, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्नकूट की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए, तो नीतीश डिवाइस में पहला कथन हम देखेंगे कि बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है, तो ये जो है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा किया गया है, ये गलत है, जबकि इसे लॉन्च किसने किया है, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, ये सही हो जाएगा। तीसरा है यह अलर्ट डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना देता है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा 2 और 3 जो है वो सही है, तो सही उत्तर हमारा 130 का क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा 2 और 3। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 131 नंबर, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्म पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, ये हैं यंग लियू, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ताइवान के, तो इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये एकमात्र विदेशी हैं 2024 में जिन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मोहम्मद हुसैन को, तो मोहम्मद हुसैन विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 133, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा उत्तर विकल्प बी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134 को इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है हमारा कि यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा पहला गलत हो जाएगा। इसके अनुसार 2024 से 2026 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग 6.5% आंकी गई है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, तो ये सही हो जाएगा। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है, इसमें पूछा है असत्य कथन पूछा है, तो पहला और तीसरा असत्य कथन है, तो इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला 135, असम के बहादुर लचित वाड़फुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इस पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया है श्री अमित शाह द्वारा, तो हमारे गृह मंत्री थे, 135 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पहला है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा फारसी। उपरोक्त में से किस या किन भाषा को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये तीनों भाषाएं जो हैं कौन कौन, पाली, प्राकृत और फारसी, इन तीनों को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, इन तीनों को मिलाने के बाद अब 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी, तो हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। 137 देखेंगे हम, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है, तो जो लिथियम ट्रायंगल है वो लिथियम के स्रोत एवं भंडार हैं, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा गया है, तो हम इसमें देखेंगे कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम
1889 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है, तो 1889 को नहीं बल्कि 1899 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एक एकत्र किया जाना और विनियोजित किया जाता है। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है जबकि राज्य सरकारों द्वारा विनियोजित किया जाता है, तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये विनियोजित और लगाया दोनों राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। किससे? स्टाम्प शुल्क। ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है लेकिन इसे एकत्र और विनियोजित कौन करता है? वो करते हैं राज्य सरकार, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? नए मसौदा विधेयक में डिजिटल ई स्टाम्पिंग के नियम शामिल किए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। हमारा असत्य कथन पूछा है तो पहला दूसरा असत्य है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 139 क्या है? एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक जो है वो लिखी गई है संजीव जोशी द्वारा, तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। 140 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट जारी किए गए हैं, तो पहले इसको देखें हम, इसमें कौन सा क्या पूछा गया है? सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है? असत्य कथन पूछा है। पढ़ते हैं हम। पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये सही हो जाएगा, पहला सही है। इन रिपोर्टों के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में गिरावट देखी गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो असत्य पूछा है तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो समाचार पत्रों में रही जो न्यूरालिंक है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो इसमें दिया गया है यह अवार्ड गुजरात, कर्नाटक और केरल को, तो हमारा विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 143, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उसमें पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 144 को देखेंगे, हाल ही में भारत में पहले जार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया गया है? तो इसमें टोटल 22 भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया गया है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो इसमें जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ जो है कौन सा पेंच टाइगर रिजर्व है जो वो एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है, तो चूंकि इसमें इस ऑप्शन में नहीं है तो विकल्प डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्बाध पारगमन के लिए वन नेशन वन पास की व्यवस्था के रूप में एनटीपीएस लाया गया है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, पहले हम देख लेंगे ये गलत क्यों है। पहला कथन, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ना ला करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया है, तो इसलिए गलत है। एनटीपीएस के तहत उन्नत क्यूआर कोडिंग पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति दी गई है, अनुमति होगी, तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा क्या है, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो सत्य कथन पूछा है तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा, तो हम देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें हमारा असत्य कथन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन में मोटर वाहन कर में 50% छूट दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। 50% की छूट नहीं दी गई है, इसमें केवल 15 मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी गई है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी सब सही हैं, तो असत्य कथन पूछा था तो हमारा सी असत्य है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान के किस नाम के रोवर को भेजा गया है? तो ये जो रोवर है उसका नाम है स्नाइपर, तो स्नाइपर
सफलता चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान का एक रोवर है। कौन? स्नाइपर। आगे हम देखेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो ये सही हो जाएगा। इनका जन्म इनका जन्म पितौझिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 को हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये कथन गलत है। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक टाइम पीरियड था 1970 से 71 तक के बीच में, फिर 1977 से 79 के बीच में ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो तीसरा गलत है। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ये ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल किया था इन्होंने। तो इन्होंने जो है ये भारतीय क्रांति दल नहीं बल्कि 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा से जीत हासिल किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी 1 और 2 सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है आस्था सिंह को, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये टेस्ट 2 था, सेक्शनल टेस्ट था। अगला हम टेस्ट 1 करेंगे। टेस्ट 1 हमने नहीं किया था, मैंने टेस्ट 2 से स्टार्ट किया था। तो धन्यवाद।